हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई ज्ञान लाइट। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सुपर 30 टर्म्स करने वाले हैं। सुपर 30 टर्म्स इसको क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये टर्म्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार सीटेट में ये टर्म्स जो है वो आए हैं और उनको समझने में हम लोग गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर भी रॉन्ग हो जाता है। ये टर्म्स अगर आप लोग कर ले तो आप लोगों के लिए 30 में 30 लाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर और लाइक करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। ओके गाइस, शुरू करते हैं। पहला जो है टर्म है वो हम देखते हैं। देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता है टर्न आफ्टर लर्निंग के बाद किया जाता है। यानी जब हमारा लर्निंग, जो भी हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, वो अगर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो है हम लोग ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। यूज़ फॉर समेटिव ग्रेडिंग। समेटिव ग्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। समेटिव ग्रेडिंग का मतलब है जब जो साल में 1 या 2 एग्ज़ाम्स होते हैं उसी के लिए जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का यूज़ होता है। कंपेयर्स स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स विथ स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको जो है स्टूडेंट के अचीवमेंट्स को उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से जांचा जाता है। इसका मतलब है कि अगर बच्चा 1 क्लास में है या 2 क्लास में है तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चे के देखा जाता है कि उसके अंदर वो चीज़ जो क्लास 1 के लिए ज़रूरी है, वो अचीवमेंट जो है वो बच्चे के अंदर आई है कि नहीं। डिलेड फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। यानी हमारा जो फीडबैक होता है वो डिले होता है, यानी देर में आता है। यानी अगर बच्चा जो है वो एग्ज़ाम दे साल में 1 बार या 2 बार, तो हम लोग का जो रिज़ल्ट हम लोग देते हैं बच्चे को, वो थोड़ी देर बाद देते हैं, क्योंकि हम उसे अच्छे से चेक करते हैं। उसका ग्रेड जो है वो बिठाने में टाइम लगता है, इसीलिए वो हमारा जो फीडबैक होता है, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, वो बहुत ही वो डिले होता है। समेटिव असेसमेंट ही के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने पहले ही बताया। तो ये सारी चीज़ें, यानी जब बच्चा पूरा टर्म जो है वो पास कर ले और उसके बाद जो उसका असेसमेंट यानी जांच हम लोग करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी से एक मिलता जुलता टर्म है। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, लेकिन आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर और ऑफ में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो आइए इसको भी समझते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो पूरे साल का जो क्लास है, पूरा टर्म जो है वो ख़त्म होने के बाद किया जाता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लर्निंग। ये लर्निंग के दौरान ही किया जाता है, जब बच्चे को हम सिखा रहे हैं, यानी क्लासेस जब चल रहे हैं उसी दौरान जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जाता है। तो इम्प्रूव लर्निंग, इसका मकसद होता है लर्निंग को इम्प्रूव करना। स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और टीचर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये कैसे शक्ल में होता है, क्विज़ के शक्ल में, ओरल क्वेश्चंस के शक्ल में, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या है, यानी जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग था वो था समेटिव असेसमेंट के शक्ल में। यानी बच्चे का जो है एग्ज़ाम हम लोग ले रहे थे, रिटन एग्ज़ाम्स ले रहे थे, वो कहलाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो क्या कहलाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो क्विज़ के शक्ल में लेते हैं, ओरल क्वेश्चंस की शक्ल में लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। अच्छा, अब चले आगे बढ़ें। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग जो है ये भी देख लीजिए, अच्छे से इसके फ़र्क को आप लोग समझ लें। असेसमेंट एज लर्निंग जो है सेल्फ असेसमेंट होता है, यानी स्टूडेंट जब खुद को जांचते हैं,
खुद के बारे में सोचते हैं और खुद अपना जो है जांच करते हैं कि उन्होंने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो उसी को हम लोग कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, वो लोग किस लिए ये करते हैं? अपनी लर्निंग को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उन्हें क्या सीखने की इच्छा है। ये सारी चीज़ें हैं वो असेसमेंट एज लर्निंग में आती हैं। मेक एडजस्टमेंट सो दैट दे अचीव डीपर अंडरस्टैंडिंग, वो लोग खुद के दिमाग के अंदर एडजस्टमेंट्स करते हैं ताकि वो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, किसी भी टॉपिक को जो है अच्छे से समझ सके। वो लोग खुद ही जो है खुद को जांचते हैं। तो ये जो कहलाता है असेसमेंट एज लर्निंग। यानी मैंने बताया असेसमेंट ऑफ लर्निंग लर्निंग के बाद होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग लर्निंग के बीच में होता है, और असेसमेंट एज लर्निंग जो है सेल्फ असेसमेंट को जो बोला गया है, जो हमेशा चलता रहता है। ओके, अब आगे बढ़े। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो क्या है? लर्नर इज़ अ सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। लर्नर जो है वो क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस, जो भी लर्निंग हो रही है, जो भी सिखाया जा रहा है, उसका मेन पॉइंट जो है वो होता है लर्नर, यानी सीखने वाले पे ध्यान दिया जाता है। टीचर को चाहिए कि लर्नर क्या चाहता है, यानी जो सीखने वाला है वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से हमें पढ़ाना है, उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से हमको पढ़ाना है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें पढ़ाना है। ऐसे क्लास को कहते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर एफर्ट्स आर इन्वॉल्व, उसमें जो है लर्नर का एफर्ट होता है, यानी टीचर सिर्फ बाहर से गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, लेकिन जो एफर्ट्स लगाएगा लर्नर जो है खुद सारे काम करेगा। ओके, कंडीशनिंग क्या है? अब बिहेवियरल प्रोसेस है, एक बिहेवियर का प्रोसेस, एक बिहेवियर किस तरह बनता है उसी का एक प्रोसेस है कंडीशनिंग। अ रिस्पॉन्स बिकम्स मोर फ्रिक्वेंट इन अ गिवन एनवायरनमेंट, रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखिए, जब हमें कोई काम कराना हो किसी से, तो हम अगर उसे रीइंफोर्समेंट दें, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है उसको रिवॉर्ड देना या पनिशमेंट देना। रीइंफोर्समेंट जो है मतलब कि अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसे बढ़ावा देने के लिए हम उसे रिवॉर्ड दे सकते हैं। अगर कोई काम गलत करता है तो उससे बचने के लिए उसको हम पनिशमेंट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? रीइंफोर्समेंट। तो ये रीइंफोर्समेंट देकर हम अगर किसी काम को करवाते करवाते उसका जो है उसकी आदत बना दें, तो इसी को कहते हैं हम लोग कंडीशनिंग। ये पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड के ज़रिया किसी भी इंसान में डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स लाती है। मतलब जो हम चाहते हैं उसी तरह का रिस्पॉन्स आए, वैसा बिहेवियर करने के लिए इंसान को हम लोग रीइंफोर्समेंट देते हैं, और तभी जो है वो बिहेवियर जो है डेवलप होता है इंसानों के अंदर। तो ये देखें हम लोग कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या है। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम जो है वो एक ऐसा प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर बच्चे की अलग अलग जो एबिलिटीज़ होती है, उसका जो अलग अलग उन लोग का लर्निंग डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग, अलग अलग काम देते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन देयर ओन। ये क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा खुद ही अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, यानी खुद ही अपना नॉलेज गेन करे, खुद ही अपना नॉलेज जो है अपने दिमाग में बनाए। ओके, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। ओके, अब बढ़ते हैं स्कैफोल्डिंग की तरफ। स्कैफोल्डिंग क्या है? सपोर्ट एंड हेल्प टू स्टूडेंट्स बाय टीचर। टीचर के ज़रिए जो सपोर्ट और हेल्प दिया जाता है स्टूडेंट्स को, उसे हम लोग कहते हैं स्कैफोल्डिंग। यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अब ये देखिए, अगर इसे हम लोग समझने की कोशिश करें एक डायग्राम के ज़रिए, तो हम देखें कि ये जो है
इतना ये दायरा है, बच्चा खुद कर पाता है। जब बच्चा खुद करता है तो वो इतना कर पाता है, लेकिन जब वो किसी के हेल्प से या सपोर्ट से करता है तो वो उसके काम का दायरा जो है वो बढ़ जाता है, यानी वो ज़्यादा कर पाता है। तो जो सपोर्ट हमें मिलता है टीचर्स के ज़रिया या हमारे फैमिली मेम्बर्स के ज़रिया, उसी को सपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उसी सपोर्ट को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ें। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन क्या है? वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग हैबिट्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ सोसाइटी। जब हम लोग सोसाइटी के हैबिट्स, उसकी आदतों को, उसके एटीट्यूड को, उसके वैल्यूज़ को और उसके बिलीफ को हम लोग सीख लेते हैं, उसे ही सोशलाइजेशन कहते हैं। यानी जब सोसाइटी की सारी परतों को हम लोग जान लेते हैं, उसके आदतों को जान लेते हैं, उसके एटीट्यूड को जान लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सोशलाइजेशन। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी बच्चा जब से पैदा होता है तब से उसका सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मरते दम तक चलता ही रहता है। ह्यूमन जीन डजंट प्ले अ रोल इन इट। इसमें जो है ह्यूमन जीन यानी इंसान का जो जीन, यानी जो पेरेंट्स है उनका, पेरेंट्स से जीन जो उनमें आया है ट्रांसफ़र हुआ, उसका कोई दखल नहीं होता सोशलाइजेशन में। ओके, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है वो जॉन डेवी से एसोसिएटेड है। जॉन डेवी ने इसके बारे में बताया था। एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग। इसमें जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर जोर दिया जाता है। टीचर्स यूजफुल सब्जेक्ट्स। इसमें जो है जो काम वाली चीज़ें, जो काम वाली सब्जेक्ट्स है उन्हीं को पढ़ाया जाता है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या किया जाता है, जो चीज़ हमारे आगे करियर में काम आने वाली है उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जाता है, बाकी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। अवॉइड्स इंस्ट्रक्शन प्योरली फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये जो बिल्कुल टेक्स्ट बुक पर निर्भर नहीं करता है, टेक्स्ट बुक से जो है अलग होके भी सोचता है ये क्लासरूम। ओके, प्राइवेट स्पीच क्या है? ये प्राइवेट स्पीच जो है वाइगोत्स्की ने दिया था ये टर्म। स्पीच स्पोकन टू वन सेल्फ, खुद से जब बातें करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। यूज फॉर कम्युनिकेशन, सेल्फ गाइडेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन। ये बातचीत करने के लिए, सेल्फ गाइडेंस यानी खुद को गाइड करने के लिए और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट स्पीच जो है किया जाता है। ये सबसे पहले वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बताया था। ये कब से कब चलता है? 2 से 7 साल तक चलता है। डिक्रीजेज व्हेन चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल। ये घट जाता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो ये चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। इंक्रीजेज चाइल्ड्स टास्क परफॉर्मेंस। ये चाइल्ड के टास्क को बेहतर बनाता है, जो भी वो काम करता है। देखिए, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है 2 से 7 साल के बीच का, वो अक्सर खुद से बातें करते हुए पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, वो अपने आप को कम्युनिकेट करता है, खुद के बारे में सोचता है, अपने जो काम उसको दिया गया है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है खुद से बातें करके। ये जो है कहलाता है प्राइवेट स्पीच। क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी जो है जब हम लोग न्यू आइडियाज़ बनाते हैं, नए आइडियाज़ को क्रिएट करने का नाम है क्रिएटिविटी। एबिलिटी टू चैलेंज, क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम किसी भी चीज़ को चैलेंज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि वो क्या चीज़ है, और एक्सप्लोर करते हैं यानी उसको और भी जानने की कोशिश करते हैं। हेल्प्स टू हैव पॉजिटिव एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक जो है पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है हमें, हम लोग जो है अच्छी चीज़ें सोचते हैं। डेवलप्स एबिलिटीज़, और ये एबिलिटीज़ को भी डेवलप करता है हमारे अंदर। ओके, अब जो है ये देखिए मिडिल चाइल्डहुड क्या है। मिडिल चाइल्डहुड वो 6 से 11 साल तक चलता है। बिल्ड्स हेल्दी सोशल रिलेशनशिप। ये जो है इस दौर में बच्चा क्या करता है, वो सोशल रिलेशनशिप बनाता है, यानी समाज के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाता है। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, यानी दिमाग, इंटेलेक्चुअल यानी दिमाग से जो रिलेटेड है पावर डेवलपमेंट, वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। और इसमें बच्चा दूसरों से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ज़्यादा उनसे मिलता जुलता है और सोसाइटी में जितने लोग हैं उससे अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आए।
इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम जो है एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें एबल बच्चे यानी नॉर्मल बच्चे और डिफरेंटली एबल्ड का मतलब है ऐसे बच्चे जिसमें अगर देखने की कमी हो, सुनने की कमी हो, चलने की कमी हो, तो वैसे बच्चे जो है डिफरेंटली एबल्ड उनको कहा जाता है, क्योंकि उनका हो सकता है कुछ और पावर जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो। कोई उनका जो है अगर देखने में वो कम देखना अगर जो है वो देख नहीं पा रहे हैं, तो उनका जो दूसरा सेंस है वो शायद ज़्यादा काम करता हो, इसीलिए उनको कहा जाता है डिफरेंटली एबल्ड। तो ऐसा क्लासरूम जिसमें एबल्ड बच्चे और डिफरेंटली एबल्ड दोनों ही तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और उन्हें उनके मुताबिक जो है टीचिंग मटेरियल मुहैया कराया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्कीमास क्या है? स्कीमास जो है ये पियाजे ने दिया था। ये पियाजे हम लोग जानते हैं एक ये जो है साइकोलॉजिस्ट है पियाजे, तो पियाजे ने ये टर्म दिया था स्कीमाज। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज है। नॉलेज बनने की सबसे छोटी इकाई है। अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का एक रास्ता है यूनिट ऑफ नॉलेज। यानी जब भी हम कोई नॉलेज हासिल करते हैं, कोई भी नॉलेज हासिल करते हैं, तो वो नॉलेज जो है वो बनने से की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटी यूनिट जो है वो कहलाती है नॉलेज। देखिए, एक इंसान का अगर दिमाग है तो उसमें अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड एक बात आ रही है, तो एक बात उसने सीखी, उसी को हम लोग कहते हैं स्कीमा। यानी सबसे बेसिक यानी सबसे पहला जो पॉइंट उसने सीखा वो कहलाता है स्कीमा। फिर उसमें जो भी हम फिर दोबारा उस टॉपिक के बारे में हम जो सीखते हैं वो धीरे धीरे जाके वो पार्टिकल्स उसमें जुड़ते जाते हैं और इस तरह उनका पूरा नॉलेज जो है वो बन जाता है। तो जो सबसे बेसिक यानी सबसे पहली इकाई जो होती है वो कहलाती है स्कीमा। ओके, इफेक्टिव क्लासरूम। इफेक्टिव क्लासरूम क्या है? इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन लर्निंग। स्टूडेंट्स भी हाँ, इफेक्टिव क्लासरूम क्या है? इफेक्टिव क्लासरूम जो है इसमें ऐसा क्लासरूम है जिसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं और टीचर्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू अप्लाई देयर ओन मेथड्स। एक ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें स्टूडेंट्स को मौके दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना मेथड का इस्तेमाल करें। किसकी हेल्प से? टीचर्स की हेल्प से। तो ऐसे क्लासरूम को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव क्लासरूम। जेंडर बायस क्या है? जेंडर बायस जो है फेवर वन पर्टिकुलर जेंडर ओवर द अदर जेंडर। जब हम एक जेंडर को दूसरे जेंडर के ऊपर फेवर करते हैं, यानी एक जेंडर को हम लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे को नहीं अगर देते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम लोग कहते हैं जेंडर बायस। ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। यह किस वजह से होता है? हमारे जो पुराने दौर के जो हमारे सोच चली आ रही है उसी के बेस पे जो है हमारी सोच भी बन जाती है और हम लोग जो है जेंडर में डिफरेंस करने लगते हैं कि वो मेल है, ये फीमेल है। तो मेल और फीमेल के बीच में जब हम लोग बायसनेस दिखाते हैं, फ़र्क करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जेंडर बायस। ओके, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग देखें, कॉइन्ड बाय गिलफर्ड। गिलफर्ड ने इसको दिया था ये टर्म। एबिलिटी टू गिव करेक्ट आंसर टू स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये जो है एक ऐसी एबिलिटी है जिसके ज़रिए हम किसी भी क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर देते, एक सही आंसर जो है हमें देना होता है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिंगल बेस्ट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या एक बेस्ट सॉल्यूशन होगा। ओके, प्रॉब्लम का अगर बेस्ट एक ही सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को हमें ढूंढ निकालना होता है, वो कहलाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। डजंट रिक्वायर क्रिएटिविटी। इसमें क्रिएटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। वो एक ही सॉल्यूशन है, आपको जस्ट उसको ढूंढना है। ओके, और एमसीक्यू क्वेश्चंस, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और आपको जो है टिक करना होता है कि कौन सा सही आंसर है। तो इसमें क्रिएटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रहना चाहिए कि क्या आंसर है सही। वही उसी तरह जो उसके लिए हम लोग जो थिंकिंग करते हैं उस तरह के थिंकिंग को कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। नीड्स स्पीड, एक्यूरेसी एंड लॉजिक। इसमें स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी यानी सही जो है सही आंसर पे हम लोग क्लिक करें, वो जो है बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़े। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो
मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़। देखिए, इस तरह की थिंकिंग कब करते हैं हम लोग, जब एक प्रॉब्लम दिया जाता है और हमें कहा जाता है इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस पर आपको काम करना है। तो सारे सॉल्यूशंस को जब हम लोग देखते हैं तो वो कहलाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कैरेक्टर्स इसमें क्या होता है, फ्री फ्लोइंग होता है, यानी एक प्रॉब्लम का फ्री होकर हम लोग सोच सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। स्पॉन्टेनियस होता है, यानी लगातार हमारे पास जो है सॉल्यूशंस आते रहते हैं। नॉन लीनियर, कोई एक लाइन पे जो है सॉल्यूशन नहीं चलता है, वो कभी जो है हम लोग उसके बारे में ज़्यादा सॉल्यूशन निकाले, कम सॉल्यूशन निकाले, ये जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है एक डिसऑर्डर है, जब पढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसे हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया। जैसे अगर डिफ़िकल्टी स्पेलिंग ऑफ वर्ड में हमें कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। जैसे कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसे अगर हम ए इस तरह लिखे तो वो जो है इसको घुमा कर लिखता है, इस तरह ए लिखता है, या बी अगर हम लोग उस तरह बताएं तो बच्चा जो है उसको डी की तरह लिखता है। तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ने से लिखने से रिलेटेड है स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स में, तो उसे हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर टीचर जो है वो बच्चे की कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी को चेक करता है। यानी टीचर जो है वो ये चेक करता है कि बच्चे के अंदर बनाने की, यानी कंस्ट्रक्ट करने की, किसी भी चीज़ को बनाने की कितनी एबिलिटी है। तो ये चीज़ जो है कहलाता है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। ओके, द ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर क्या है, थ्योरी ऑफ लर्निंग है। ये लर्निंग की एक थ्योरी है, यानी सीखने की एक थ्योरी है जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था। इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि लर्निंग वेरियस थिंग्स बाय इनएक्यूरेसी। हम लोग बहुत कुछ गलत कर कर के जो है वो सही चीज़ सीखते हैं। एरर्स बी सीन एज अ चांस टू रिकग्नाइज देयर फिलोसफी। एरर्स का मतलब है जब बच्चा एरर करता है तो हम लोगों को उसके एरर में भी ढूंढना चाहिए कि बच्चे के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इसकी फिलॉसफी क्या है। ओके, तो ये कहलाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जब मैंने बताया से पहले स्कैफोल्डिंग बताया कि बच्चा इतना कर पाता है खुद से, लेकिन जब बच्चा किसी के हेल्प से करता है तो वो इतना कर पाता है, उसे हम लोग कहते हैं, उसके जो सपोर्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और जब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि जो डिफरेंस पैदा हो रहा है, बच्चा जब कम कर पाता है और जब ज़्यादा कर पाता है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, फ़र्क है, उसी को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। ओके, स्पैटियल इंटेलिजेंस क्या है। स्पैटियल इंटेलिजेंस जो स्पैटियल इंटेलिजेंस उनके अंदर होता है जो इमेज, फेस और फाइन डिटेल्स को पहचानने में, याद रखने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। उनके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि स्पैटियल इंटेलिजेंस है। जैसे कोई भी नक्शा हो या फिर किसी का फेस हो या उसके जो डिटेल्स हो अंदर में, उसको वो अच्छे से याद रख रहा है अगर एक बच्चा, तो उसके अंदर क्या है, स्पैटियल इंटेलिजेंस है। ये जो है ऐसे बच्चे क्या बनते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बनते हैं, ये सब जो है उनका करियर ऑप्शंस होता है। ओके, अब आगे बढ़े हम लोग। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, मास्लो की थ्योरी है। मास्लो की थ्योरी यानी हम लोग मास्लो की थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारा जो साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, हमारा जो दिमाग साइकोलॉजी डेवलप कर रहा है, तो उसका सबसे ऊंचा पॉइंट, सबसे ऊपर का पॉइंट जो है वो क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस तरह का शेप दिया था मास्लो ने, ट्रायंगुलर शेप। उन्होंने कहा था कि जो सबसे ऊपरी पॉइंट होता है वो कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो है वो हम जब हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, जैसे हमारी बेसिक नीड्स कुछ होती है। बेसिक नीड्स का मतलब हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है, खाना, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें बेसिक नीड्स में आती है। तो ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, उसके बाद हमारा जो है मेंटल नीड्स पूरा हो गया। यानी अगर
करियर ऑप्शन है, वो सारा चीज़ें पूरी हो गई। तो इस तरह जो है ये सारी चीज़ें जब पूरी हो जाती है तो सबसे ऊपर का पॉइंट जब हम लोग पहुंचते हैं तो वो कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हाईएस्ट लेवल होता है मास्लो की थ्योरी का। अब आगे बढ़े हम लोग, कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो किसके जरिए दिया गया था? पियाजे के ज़रिए। उन्होंने बताया था कि बच्चे के जो है 4 स्टेज उन्होंने बताए थे। उस स्टेज में से जो प्री ऑपरेशनल होता है, यानी बच्चा जो है वो जब 2 से 7 साल का जो पीरियड होता है उस दरम्यान जो है बच्चा टॉक करता है, नॉट कम्युनिकेट करता है। बच्चा जो है वो बातें करता है, कहता है अपनी बात, लेकिन दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट नहीं करता, यानी दूसरे के बात पे ध्यान नहीं देता। जब जो है ऐसा हम लोगों ने देखा हो कि बच्चा जब 1 या 2 क्लास में होता है तो वो बातें कहता तो बहुत कुछ है लेकिन वो बात नहीं करता, यानी वो अपनी बात कह देता है लेकिन दूसरों की बात जो है वो नहीं सुनता है। तो ऐसे जो है स्पीच को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग कहलाता है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ओके। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड ऑफ कंडक्ट है, बिहेवियर का रिकॉर्ड है, यानी एक बच्चा किस तरह बिहेव कर रहा है, इस चीज़ का जब हम रिकॉर्ड रखते हैं, बच्चा किस तरह जो है टाइम टू टाइम बिहेव कर रहा है, इस चीज़ का रिकॉर्ड जो है क्या कहलाता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये कौन रखता है? टीचर जो है वो ये रिकॉर्ड रखता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जब टीचर जो है वो बच्चे को कुछ करते हुए देखता है, उसका एक बिहेवियर देखता है, तो वो चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करता जाता है। उसी रिकॉर्ड को हम लोग कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग क्या है? ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। द स्टूडेंट प्लान्स फॉर अ टास्क। स्टूडेंट क्या करता है? पहले जो है किसी टास्क के लिए प्लान करता है, फिर उसको मॉनिटर करता है, यानी उसको बेहतर बनाने की सोचता है, और फिर जो है उसने जो टास्क कर लिया है उसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी उस पर सोचता है कि क्या चीज़ जो उसका आउटकम आया है, यानी जब टास्क करने के बाद जो उसका रिज़ल्ट है उसके बारे में सोचता है। तो फिर ये साइकिल जो है वो दोबारा चलता है, यानी अब जो उसने किया वो प्रीवियस नॉलेज बन गया और फिर नई चीज़ के बारे में वो लर्निंग करता है। तो ये चीज़ जो है एक साइकिल की तरह हमेशा चलती रहती है, इसी हम लोग कहते हैं सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। ओके। तो द साइकिल दैट रिपीट्स एज द स्टूडेंट यूजेस द रिफ्लेक्शन टू एडजस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टास्क, यानी जब भी बच्चे को कोई टास्क दिया जाता है वो पहले उसे प्लान करा, फिर उसके बाद उसने उसके बारे में सोचा समझा, उसको किया परफॉर्मेंस, और फिर जब जो रिज़ल्ट आता है उसके बारे में सोचा, तो उसके बाद जो उसको नॉलेज मिला उसको फिर उसने नेक्स्ट टास्क के लिए यूज़ किया। तो ये कहलाता है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। ओके। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग इसे कहते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं लेबोरेटरी स्कूल्स जो है क्या होते हैं। एक स्कूल जो इसको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट चलाता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट चलाता है, किस लिए? टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जब कोई स्कूल चलाई जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी स्कूल। इसमें क्या क्या काम होता है? 3 एक्टिविटीज़ चलती है। एजुकेशन दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर रिसर्च करने के लिए कहा जाता है, इसी हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी स्कूल्स। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? occurs when somebody does something because they love to do it। जब कोई इंसान किसी काम को करता है इसलिए क्योंकि वो उसे करना पसंद करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये जो है जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें, अगर बच्चा जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है यानी हिस्सा ले रहा है, तो जो है वो किस लिए करता है? क्योंकि वो उसे इंजॉय करता है, और उसको जो है कभी कभी इनाम से कोई मतलब नहीं होता, उससे क्या मिलेगा उसको कोई मतलब नहीं होता, बस वो उसे इंजॉय करता है, इसीलिए वो काम करता है। इसी मोटिवेशन को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। When learning of one activity neither facilitates nor hinders the learning of the another task। जब कोई एक चीज़ हम लोग सीखते हैं और दूसरी चीज़
ने में अगर पहले वाले नॉलेज का कोई असर नहीं होता, इसे हम लोग कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे अगर हम लोग हिस्ट्री की मालूमात हमें है, लेकिन जब हम स्कूटर चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तो उसको सीखने में, उसको करने में हिस्ट्री के नॉलेज का कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे जो है उसे हम लोग कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ओके। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या है? वन ऑफ रिसर्चर हार्वर्ड गार्डनर्स 9 मल्टीपल। ये जो है गार्डनर ने दिया था, गार्डनर ने बताया था कि 9 इंटेलिजेंस इंसान के अंदर होती है, उसमें से एक इंटेलिजेंस वो हम लोग पहले पढ़े स्पैटियल इंटेलिजेंस, और अब ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये क्या है? ड्रामेटिक एंथुजियाज्म है व्हेन इन कांटेक्ट विथ नेचर। ये जो है नेचर से बहुत ज़्यादा करीब होता है, नेचर को बहुत ही अच्छे से समझने वाला इंसान जो है वो कहलाता है नेचुरलिस्टिक। उसका जो है जब वो नेचर के बीच में जाता है जब वो इंसान, तो उसका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करने का जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे हम लोग कहते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। उसमें कौन कौन सा करियर ऑप्शन हो सकता है? जू कीपर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं, गार्डनर जो होते हैं वो हो सकते हैं, वेटेरियनियंस हो सकते हैं। तो ये सारे कहलाते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस रखने वाले। तो ये जो है हमारा 30 जो टर्म्स वो पूरा हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।